अगर आज वॉर हो जाए इंडिया पाकिस्तान के बीच या इंडिया चाइना के बीच या वर्ल्ड वॉर हो जाए तो आपको क्या लगता है इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है? न्यूक्लियर वेपन रखे ही इसलिए है कि कोई हम पे जबरदस्ती लड़ाई ना थोपे। और आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इज डूइंग वेल। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, एंटी एयर डिफेंस, आकाश तीर, ब्रह्मोस इज डूइंग वेरी वेल। और किसी भी मुल्क ने हम पे हमला करना वो 10 बार सोचेगा। जो मोदी जी का डायलॉग हम घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। वो करना पड़ा। टॉप सिंदूर वाज वॉर फ्रॉम होम। ड्रोन्स के जरिए बर्बाद करो दुश्मन को। टेररिस्ट काफी मारे हम। जितने भी आतंकी तंजीमें हैं वो पीओजेके के नौजवान को ही रिक्रूट करके इंडिया में भेज रहे थे। ये फिदाइन बनेगा, ये कमांडर बनेगा, ये एक्सप्लोसिव संभालेगा, ये स्मॉल आर्म्स देखेगा। ये बिजनेस लाते कहाँ से? तो टेररिज्म इज द बिजनेस। चाइना ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को अभी उसने वेपन्स मार्केट का डिस्ट्रीब्यूटर बना के रखा है। पाकिस्तान इज नेक्स्ट यूक्रेन फॉर एशिया। ये फाइटिंग ग्राउंड तैयार हो रहा है। सीआईए एक्टिव है यहाँ पे। एमएसएस सीक्रेट सर्विस जो है चाइना की, टर्की की इंटेलिजेंस एक्टिव है यहाँ पे, यूक्रेन के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान हैज अ ब्लैक मार्केट इन वेपन ट्रेड। आज इंडिया 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर बन रहा है, तो सबसे ज्यादा बड़ा डेंजर किससे लगता है इंडिया को? पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका या कोई और? 6 हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में। वाई इट वाज बिन लाइट? मैथ्यू वैन डाइक एंड जॉर्डन ब्राउन का जो केस हुआ है, ही इज फंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय सीआईए। ये ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे थे, ये बैलिस्टिक हेलमेट्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स प्रोवाइड कर रहे थे। मणिपुर साइड जो टेररिस्ट फैक्शंस है उनको। पाकिस्तान या चाइना, हु इज बिगर थ्रेट? थैंक यू। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो याद रखिए, हर कोरियर हर शिपमेंट के लिए बेस्ट नहीं होता। इसी चैलेंज को सॉल्व करता है एपशिप। एक ही प्लेटफॉर्म पर 20+ कोरियर पार्टनर्स, एआई बेस्ड कोरियर सिलेक्शंस, कम आरटीओज, बेटर डिलीवरीज और हाईली कॉम्पिटिटिव शिपिंग रेट्स। चाहे 250 ग्राम का पार्सल हो या 250 किलोग्राम का शिपमेंट, एपशिप सब हैंडल करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर देखिए। वेलकम मेजर समर तूर जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, ऑल गुड। हाउ आर यू? ऑल गुड हेयर एज वेल। और आपके साथ बैठ करके और मुझे लग रहा है आज मज़ा आने वाला है, बिकॉज इस वाले पॉडकास्ट में हमारा ये 15 अगस्त स्पेशल है। इसमें हम जानना चाहेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी अनडेकोरेटेड, आप वेटरन रहे हो तो किस तरह से फंक्शन करती है, क्या क्या चीज़ें मूविंग पार्ट्स होते हैं इंडियन आर्मी में जो बेसिकली लोगों को जनरली पता नहीं होता है। आप जो है सो 4th जनरेशन ऑफ आर्मी फोर्स के आपके फैमिली बैकग्राउंड है, तो आप बताइए कि कैसा लगता है, ये माहौल कैसा होता है? एक वेटरन फैमिली बोल सकता हूँ मैं, कितने सालों से फैमिली सर्व कर रही है आर्मी को, इंडियन आर्मी को, तो आप बताइए कैसा माहौल रहता है? प्राइड भी है, प्रेशर भी है, दोनों है, मिक्स ऑफ बोथ। प्रेशर कैसा रहता है? उनकी उम्मीदों पे खरे उतरना है या फिर उनसे भी अच्छा तो करना ही है, अच्छा। मगर एवरी एंसेस्टर लीव्स अ हम्म। स्टैंडर्ड एंड अ मार्क, तो उससे ज्यादा ही अच्छा करना है। अगर आज फुल स्केल वॉर हो जाए किसके तो बीच? इंडिया और लेट्स से पाकिस्तान के बीच या इंडिया चाइना के बीच या वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो आपको क्या लगता है इंडिया की कैपेबिलिटी आज के टाइम पे क्या है? Will we be able to, you know, be the leader and, do the absolute what is necessary? I think the most responsible way during World War is by not going at war, not promoting war. और फिर वो न्यूक्लियर वेपन रखे ही इसलिए है कि कोई हम पे जबरदस्ती लड़ाई ना थोपे। We don't want war. We don't want to go to war. Always remember, जो भी फाइटर होता है ना, वो आखिरी पल तक शांत बैठता है, कंटेन्ड रहता है, रिएक्ट नहीं करता है, और ही सेविंग द बेस्ट फॉर द वर्स्ट मोमेंट। आई थिंक इंडिया शुड बिहेव इन दैट मैनर। बट हमारी कैपेबिलिटीज क्या, मुझे जानना था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया वर्सेस चाइना, चाइना हमेशा से कुछ ना कुछ करता ही रहता है ऊपर से, राइट? तो देखो, कैपेबिलिटीज ही हमारा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स इज कमिंग आउट वेल। आवर आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इज डूइंग वेल। Our anti-air defense Akash Tir is doing very well. BrahMos is doing very well. बाकी के अन्य वेपन सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, दे आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर इज ग्रोइंग, क्योंकि देखो दुनिया में 3 बिजनेस हैं जो कभी फेल नहीं होंगे।
पहली चीज तो इंसान को भूख लगेगी तो खाना तो चाहिए ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। तो खाने का धंधा खोल लो, स्टार्ट एक्सपोर्टिंग फूड, यू विल बेनिफिट। ठीक है। दूसरा, इस्टेब्लिश फार्मा सेक्टर, क्योंकि लोग बीमार पड़ेंगे तो दवाई भी चाहिए होगी। और तीसरा, इंसान हमेशा लड़ता है तो उसके लिए उसे लड़ाई के औजार चाहिए ही चाहिए। दीज 3 बिजनेसेस विल नेवर फेल। आज इंडिया 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर बन रहा है वर्ल्ड का। तो सबसे ज़्यादा बड़ा डेंजर किससे लगता है इंडिया को? पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका या कोई और? वी शुड नॉट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड। और साथ ही साथ हमें सतर्क भी रहना है कि किसी पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अच्छा। तो अपनी तैयारी पूरी रखो, टेक्नोलॉजी है ना, हथियार, सामान, जवान सब रेडी रखो, कॉम्पिटेंट रहो, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करो। और किसी भी मुल्क ने हम पे हमला करना, वो 10 बार सोचेगा कि इनसे पंगा ले लिया तो मतलब मधुमक्खी के छत्ते में तो हाथ नहीं डाल दिया कि सारे ने मिलके उसे खत्म कर देना है। चाइना बॉर्डर पे रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी ये है कि टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, जो इंडिया चाइना का जितने भी बॉर्डर। वहां पे कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तब भी हवा चलेगी तो आप ठंड से मर जाओगे अगर हवा तेज है, हाइपोथर्मिया से। बर्फ इतनी गिर रही है, ऑक्सीजन वैसे ही कम है। क्यों? क्योंकि वेजिटेशन है जीरो। और अगर वहां पे कोई अबैंडन भी हो गया तो सरवाइव कैसे करोगे? वाइल्ड लाइफ भी बहुत लिमिटेड है। तो इट इज नॉट इजी टू मैनेज थिंग्स इन माउंटेन्स। मैन्यूवरेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है माउंटेन्स में। जहाँ सड़क है फिर सड़क के मुताबिक ही चलना है ना। फिर तो दाएं जाओगे तो खाई है और बाएं जाओगे तो पूरी खड़ी चढ़ाई है, कहाँ जाओगे? कोई हमला करके कोई इलाके पे कब्जा करना चाहता है, वो कब तक बैठा रहेगा वहां पे? और एक चीज की तो गारंटी है, इंडिया तो रुकने नहीं वाला है ना, जब तक दुश्मन वो इलाका पूरा खाली करके निकल ना जाए वहां से, खदेड़ ना दे हम, जब तक उन्हें उसे गले से पकड़ के। तो इट इज इजी टू से कि चाइना आ गया, ये कर दिया। आई एम टेलिंग, जब लड़ाई लगेगी ये सारी जगहें दोबारा वीरान होकर खाली होंगी। वो अपने बॉर्डर से भी पीछे हटेगा, हम भी लड़ाई के दौरान अपने बॉर्डरिंग टाउन्स और विलेजेस को खाली करवा के पीछे बुलवा लेते लोगों को। पाकिस्तान के साथ मतलब साइलेंटली वॉर हमेशा चलता रहता है, लेकिन वॉर की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी लगती है? बीच में भी कुछ मतलब महीनों पहले साइलेंटली कहाँ, 4 जंगें तो वैसी लड़ ली हमने इनसे। मतलब अभी तो रिलेटिवली वैसा कुछ डायरेक्ट वॉर हेड टू हेड नहीं हो रहा। जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो तो है, वही मैं बोल रहा हूँ उसको। लेकिन एक प्रॉपर फुल फ्लेज लाइक 1971 उस तरह का वॉर की प्रोबेबिलिटी आपको कैसे लगती है? क्योंकि अभी हमें लगा भी था कि जो लास्ट केस हुआ उस पर कि कुछ बड़ा हो जाएगा, राइट? लेकिन फिर वो रुक गया, विच इज़ बाय गॉड्स ग्रेस, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह का एक्टिविटीज पाकिस्तान करता रहता है और जिस तरह के हमको, अब हम भी चुप के रहने वाले हैं नहीं, वो बलूचिस्तान को संभालें, वो खैबर पख्तूनख्वा को संभालें, वो अपने अहमदिया और शियाओं को संभालें, या फिर वो पीओजीबी के लोगों को संभालें, किन किन को संभालें, वो लोग तो बर्बाद हुए पड़े हैं। पाकिस्तान विल बी द नेक्स्ट यूक्रेन, आई एम गिविंग यू इन राइटिंग। इनके खुद के लोग इनके खिलाफ हथियार उठा के इन्हें मारेंगे। बलूचिस्तान तो कर ही रहा है, बाकी मुल्क भी इन पे हावी होने वाला है। इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलने वाली। ये जो प्राइवेट हवाई जहाज खरीद रहे हैं ना, ये इनका एस्केप प्लान है। इलेक्शन कैंपेन तो हो नहीं रहे, ना ही कोई पॉलिटिकल कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है। स्टेबल ही है गवर्नमेंट तो। मतलब वो इमरान खान का देखिए क्या किया, सबका तो ऐसे ही करते हैं वो जितने आते हैं। जो इनका जो मौलवी है, मौलाना डीजल जिसे कहते हैं, ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान जो है, उसने साफ साफ एक पब्लिक गैदरिंग में बकायदा बोला है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी घर की लौंडी है, पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। उसका कोई मतलब नहीं रहा। ये एक उनका मौलाना बोल रहा है, रिलीजियस लीडर। दिस इज व्हाट इट हैज कम टू। मीडिया फौज की जेब में, पॉलिटिकल लीडर्स जेल में, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दबा के चल रहे हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन आप कर रहे हो अफगानिस्तान में बेफजूल हमले करके। कुछ महीने पहले वो काबुल में 400
पेशेंट मार दिए ड्रग रिहैब सेंटर में। तो बुरा हाल है पाकिस्तान का। वो पहले वो बचे, लेकिन उनका हमेशा एक इंटरेस्ट जो है इंडिया और कश्मीर का हमेशा से लगा हुआ है। स्पेशली कश्मीर छोड़िए आप, मतलब सुनते हैं इवन पंजाब में, और जो भी चीजें उन लोग का कुछ ना कुछ पैसे करते नहीं हैं। है अब इनके पास। नहीं है पैसे, बैकबोन टूट गई अब। जो नोटबंदी थी उसी ने कमर तोड़ दी। धुरंधर में दिखाया भी है, आपने मूवी देखी होगी, राइट? वो सही, वो सच था, वैसा हुआ है। आई मीन मुझे तो कोई नकली नोट तो दिखे नहीं। कभी कभार होता था कि कोई है ना, मतलब नोट तो सभी गिनते थे जब वो 500 वाले होते थे। देखते थे यार, एक वो आदत देखते थी, थे ऐसे। आदत थी हमारी। तो कई बोलते थे ये नकली है, हम हैरान होते थे। मैं कहा, यार क्या, कैसे पता चला, सब कुछ तो सेम है। हाँ फिर वो ऐसे नोट दिखाते थे, कहते थे कि वो गांधी जी का नहीं बना रहता, हाँ कहते वो नहीं है इसमें, हाँ वो नहीं होता था। हाँ। और या कोई स्ट्रिप का कुछ पता कोई चलता था। स्ट्रिप में वो लाइंस लगी रहती थी, हाँ। सम लाइंस वर मिसिंग जो होनी चाहिए थी। तो फिर रियलाइजेशन होती थी कि यार कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। अब वो देखने खासकर में नहीं पेट्रोल पंप पे बहुत डिलिबरेटली चेक करते थे, आता। हाँ फ्यूल पंप्स पे। तो राइट। वो फिर हमारे भी नोटिस में आई बातें। तो वो फिर नोटबंदी के बाद बिल्कुल ऑल एवरीथिंग ओवर। जो 2000 के भी नोट हटा लिए, जबरदस्त मूव था। आप जैसे बोल रहे थे 2014 से काफी कुछ डिफेंस में बड़ी कॉल एसेसरीज आए, सारी चीज सिस्टम्स क्रिएट किए गए। तो जो मुंह तोड़ जवाब बोलते हैं, वैसे मूवी भी बनी है उरी एंड बहुत सारे, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, राइट? तो मतलब आपने क्या चेंज देखा है विद इन द लाइक 2014 टिल नाउ, कि वो पहले जो भी था और अब जो कार्रवाई होती है, जो अपर हैंड दिया गया है डिफेंस आर्मी को, या नहीं, कैसा है? जो स्टेटमेंट थी ना, जो उचित समझे वो करें। अच्छा। इट इज अ बोनस, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द मिलिट्री टू हियर दीज वर्ड्स। तो ऑपोजिशन पार्टी तो चिल्ला रही थी कि दिस इज ब्रशिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं उसी पार्टी से पूछना था कि फिर तुम अपने जो कमांडो पॉलिटिशियंस हैं उनको तैनात कर देते बॉर्डर पे। तो उन्हें भाना चाहिए बातों का पतंगड़ बनाने के लिए। बेसिकली इंडियन आर्मी को फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस चाहिए था, वो बीजेपी ने प्रोवाइड किया है। और उसके बाद इसलिए काफी सारे चीजें कंट्रोल में आई हैं। अब कहाँ अखबार में आ रहा है कि रोज एनकाउंटर हो रहा है। अब कहाँ आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी को निहत्थे लोगों को मार दिया या खत्म कर दिया। वो जो मोदी जी का डायलॉग, हम घर में घुस के मारेंगे, वो करना पड़ा। पहलगाम हमला जो था बाइसरन वैली में, वो फिर हमें मजबूरी में ये हरकत करनी पड़ी। बट ऑफ सिंदूर वाज लाइक वॉर फ्रॉम होम। बटन दबाओ या CDU का कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट का इस्तेमाल करके ड्रोन्स के जरिए बर्बाद करो दुश्मन को। ब्रह्मोस के बटन दबाओ, लॉन्च सिस्टम्स के, डिस्ट्रॉय दी एनिमी। तो उसके 11 से 13 तो मरकज उड़ा दिए, इनके मेजर एयरफील्ड्स उड़ा दिए, कि JF-17 थंडर जो कहते हैं वो भी गिराए हमने पाकिस्तान के। ह्यूमन लाइफ जो थी, टेररिस्ट काफी मारे हमने। ह्यूमन तो नहीं, हो तो मतलब जानवर से भी बदतर ही हैं। बट हमने देखा कैसे पाकिस्तान आर्मी कंधे से कंधे मिला के इनके जनाजों में शामिल हो रही थी, क्योंकि दैट वाज द ओनली सेविंग ग्रेस कि भाई सिंपैथी से चुपचाप वहां शामिल हो जाओ। क्योंकि अगर पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स ये मरे हुए आतंकवादियों के जनाजे पे नहीं जाते तो ये इन्हीं पे ही बैकफायर होता। अच्छा। आज की तारीख में जो डिसग्रंटलमेंट है पाकिस्तान में, जो आतंकी गुट अब खिलाफ हो रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री के, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री की औकात पता लग गई है कि इनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, इनके पास कोई इतनी नफरी नहीं है खुद को बचाने के लिए। ये सिर्फ फेक नरेटिव्स पे जिंदा बैठे हैं। ठीक है, करप्शन इतनी ज्यादा अपनी चरम सीमा पे है कि पाकिस्तान मिलिट्री को ही मुंह पे कहते हैं कि अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, वर्दी वाले, है ना, ये दहशतगर्दी के पीछे वर्दी। तो पाकिस्तान फौज की औकात पाकिस्तान की अवाम ही बता रही है और दिखा रही है। बलूचिस्तान में इन्हें निहत्थे लोगों को गायब किया है,
3 या 4 पीढ़ियां खत्म कर दी हैं इन्होंने बच्चों की वहाँ पे। 2000 क्या 1999 या 2000 से ये नस्लकुशी चल रही है। तो बलूचिस्तान के काफ़ी लीडर्स को मार दिया इन्होंने पॉलिटिकल। इन्होंने जो वहाँ के हिस्टोरियंस को मार दिया है काफ़ी। और जो हिस्टोरियंस क्यों, क्योंकि आप हिस्टोरियंस को मारोगे तो उस ट्राइब का कोई हिस्टोरिकल रेलेवेंस या एविडेंस बचता ही नहीं है फिर। इनकी बहुत किताबें जलाई हैं इन्होंने हिस्ट्री की बलूचिस्तान को लेके। ये तो पूरा जो मुगल वगैरह करते थे वैसा टाइप। सेम पाकिस्तान मिलिट्री का यही हाल है। सो देन इट वाज लॉन्ग टाइम कमिंग आल्सो फॉर देम कि जब इतना आप एट्रोसिटीज करोगे और हर तरीके से, तो आपके पास में वापस आना है किसी न किसी रूप में। उसामा बिन लादेन को पाल के रखा था इन्होंने। हकानी नेटवर्क पे के दम पे ये डबल गेम खेल रहे थे। जबकि यूएस के अलाय बनते हैं और तब रखा था। लेट 70s में एंड देन लेट 80s यूएसएसआर अफगानिस्तान में था जब मुजाहिदीन इन्होंने क्रिएट किया। 1979 में शायद इन्वेजन किया था यूएसएसआर ने, रशिया ने अफगानिस्तान का। तब पाकिस्तान बिजी था मुजाहिदीन को रेज करने में और तालिबान के खिलाफ या जो नॉर्दर्न अलायंस है उसके खिलाफ लड़ाई जंग करने में। 1980 के दौरान फिर पाकिस्तान ने पहले टेररिज्म पंजाब में इंट्रोड्यूस किया। लोग कहते हैं कश्मीर में टेररिज्म, नो, दे स्टार्टेड विद पंजाब। खालिस्तानियों को हथियार दिए, गोला बारूद दिया, बोला तुम सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू करो, है ना। वहां पे 19 तब तक, और जब तक 1989 आया तब तक इन्होंने जेकेएलएफ को पैदा कर दिया। तब वहाँ अलग से यासिन मलिक ने वो कारनामे शुरू कर दिए थे, मारना काटना। सो पॉलिटिक्स हैज बीन वेरी कॉम्प्लेक्स। नॉट इवन पॉलिटिक्स, बट मैं पॉलिटिक्स भी नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो 26 अक्टूबर 1947 जब महाराजा हरी सिंह ने एनेक्सेशन टू इंडिया, एक्सेशन टू इंडिया वाली डॉक्यूमेंट पे साइन किया बेसिकली, तो जो आज की तारीख में जो पीओजेके है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान से लेके पूरा नीचे पुंछ राजौरी तक, ये पूरा इलाका हिंदुस्तान का है। जो उन्होंने साइन करके दे दिया था। हाँ, दैट इज द लीगल डॉक्यूमेंट। लेकिन उन्होंने फिर जब नेहरू ने यूएन पीस की, मतलब यूएन का इंटरवेंशन मांगा, तो यूएन ने सीज फायर के लिए बोला। तो जहाँ पे पाकिस्तान की फौज पहुंची हुई थी वो आज लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वहां तक ही इंडिया की फौज थी। तो प्रैक्टिकली अगर यूएन के मद्देनजर देखें तो पाकिस्तान की फौज को विकेट करना चाहिए आज की तारीख में पीओजेके को, जो कि आज़ाद कश्मीर भी बोलते हैं। तो अब उनकी अवाम ने आवाज़ उठाई है इनके खिलाफ, क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं की इन्होंने, बस चोरी की है, इनकी बिजली चोरी की, मिनरल्स चोरी की है, रिसोर्सेज पूरे चोरी किए, और इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, रोड कनेक्टिविटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं, टूरिज्म सेक्टर सफ़र कर रहा है इनका। मतलब स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ही की है इनके साथ, इनको अपना समझा ही नहीं। और अब पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद में अभी घोषणा की है कि एक टेम्परेरी सूबा घोषित किया जाए। क्या है सूबा? सूबा मीन्स अ प्रोविंस, अ टेम्परेरी प्रोविंस। अच्छा। तो पीओजे के जो आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड, मैं आज़ाद कश्मीर बोलता नहीं, मैं गुलाम कश्मीर बोलता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी गुलामी की है, अब इन्हें गुलामी करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनके आकाओं ने इन्हें अपने जूते के नीचे मसलने लग गए। जितने भी आतंकी तंजीमें हैं वो पीओजेके के नौजवान को ही रिक्रूट करके इंडिया में भेज रहे थे, और इनका होता है दौराए आम और दौराए खास। ये लेवल्स ऑफ इनके ट्रेनिंग होते हैं। आम इज बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ये फिदाइन बनेगा, ये कमांडर बनेगा, ये एक्सप्लोसिव संभालेगा, ये स्मॉल आर्म्स देखेगा, ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का देखेगा, ये इंटेलिजेंस का देखेगा, ऐसे। सो दे हैड देयर वर्टिकल्स रेडी।
टेररिज्म का पूरा सिस्टम बनाया है ताकि ये तंग करते रहे, एज अ रोग नेशन जैसा बोल भी रहे आप। वो अपना काम करते रहे, चाहे वो पंजाब में उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए इट जो हैज उन्होंने बिकम अ बिजनेस मॉडल फॉर देम। हम्म, ये बिजनेस लाते कहाँ से हैं फिर ये वही यही होता यही दिस इज द बिजनेस, द टेररिज्म इज द बिजनेस। है। वेयर डू दे गेट ड्रग्स, फंडिंग? ड्रग्स, तीरा वैली देख लो, डेरा बुखी करके जगह है, और भी है 5-6 जगह है, पोलू करके एक जगह है। अब आप ये जगहें देखोगे, ये 10 कोर कोटा संभाल रहा है इनको, एसओपीज बनी हुई है कि कौन कौन से पॉपी फील्ड्स, कौन कौन सी आतंकी तंजीमों को बांटे जाएंगे एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू बिजनेस फ्रॉम दिस। टू एक्सट्रैक्ट पॉपी, हाँ वो हशीश निकालने के लिए। हर हफ्ते वो तोला जाता था कि कितना हशीश कलेक्ट किया है, और फिर वो ईरान के ट्रेड रूट से इलीगली बाहर डॉलर के बदले ट्रेड किया जाता है इसको। तो पाकिस्तान मिलिट्री इज हेविली डिपेंडेंट अपॉन नार्को ट्रेड। देयर वाज अ लेडी रिसेंटली हु वाज अरेस्टेड, हर नेम इज पिंकी, पाकिस्तानी है, आई डोंट नो उसका एक्चुअल नेम क्या है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। शी हैज बीन द किंग मतलब किंग पिन कह दो या क्वीन पिन कह दो, जो भी, in setting up a proper coordination in the drug cartels and distribution network। इसको पकड़ा गया, जब से इसको पकड़ा है काफी लोगों को झटके लगे हैं। अच्छा। हाँ, इन द पाकिस्तान पॉलिटिकल डायस्पोरा एंड मिलिट्री डायस्पोरा, क्योंकि शी वाज द वन जो स्मगलिंग करवा रही थी और पैसे डिस्ट्रीब्यूट करवा रही थी। मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्वड इन दैट। तो अगर मेन जो इनका बैकबोन है वो यही है कि वो जो नार्को ट्रेड जो कर रहे हैं, जिस लेवल पे वो ड्रग्स का ट्रेड कर रहे हैं, उसी से वो कमा रहे हैं, उसी से वो सारा कुछ कर रहे वन हैं। ऑफ द अब तो और क्या है? क्रिप्टो आ गया। अच्छा। क्रिप्टो में बल्ले बल्ले कर रही है, दे एंजॉयिंग लाइफ। क्रिप्टो में तो आप चोरी भी कर लो ना, ब्रेक इन करके। पाकिस्तान इज बिकम मोर लाइक द नेक्स्ट यूक्रेन फॉर एशिया। ये फाइटिंग ग्राउंड तैयार हो रहा है। इसके ऊपर एमएसएस मिनिस्ट्री सीक्रेट सर्विस जो है चाइना की, वो एक्टिव है, सीआईए एक्टिव है यहाँ पे, टर्की की इंटेलिजेंस एक्टिव है यहाँ पे, यूक्रेन के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान हैज अ वेरी बिग मार्केट, ये ब्लैक मार्केट इन वेपन ट्रेड। जगह है दर्रा, दर्रा में इनकी दुकानें दिखेंगी हर जगह वेपन्स की। हाँ, आप M16 ला के दे दो उसको, बोल दो मुझे 1 हफ्ते में बना के देना, वो 3 दिन में बना के तैयार कर देगा, ये लो। तो जो कश्मीर में इनकाउंटर हुए थे तो काफ़ी M16 M4 राइफल्स भी मिले, वो पूरे दर्रा के डुप्लीकेट वेपन्स इन्होंने मैन्युफैक्चर करके ये आतंकी तंजीमों को देते हैं पाकिस्तान में। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें जैसे स्ट्रैटेजी हमारी थोड़ी अलग थी, ड्रोन को हमने यूज़ किया उस लेवल पे, राइट। इसके बाद अब जो हम कर रहे हैं तो ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, अब ड्रोन्स का ही हमारा अगला मतलब जो आगे वॉर होगा या जो भी हम कर रहे हैं जो बाहर पता नहीं होता लोगों को, वो किस लेवल पे अलाइनमेंट आ रहा है आर्मी की तरफ से? बेसिकली पहले तो शुरुआत होगी मशीन वर्सेस मशीन, पब्लिक मशीन वर्सेस ह्यूमन एलिमेंट इज द बिगेस्ट थ्रेट। तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हैं माउंटेड विद वेपन्स, आपके पास ड्रोन्स हैं, है ना, माउंटेड विद अगेन एक्सप्लोसिव्स। तो अभी ज़्यादा ये यूज़ होगा आगे से? हो रहा है। यस, ओके। तो अब they are the accessories which are being used by military to do the operation and come deploy कर सकते हैं our actual human army। हाँ, because they do, मतलब they can see, they can hear, and third is they have explosives in terms of bombs लगा लो, rocket लगा लो, मिसाइल भी लगा लो, है ना, they have these on them, स्मॉल आर्म्स लगा लो, हथियार छोटे वाले वो है, मशीन गन्स हैं। ये बहुत हवा में उड़ने वाला भी ड्रोन और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल जो रिमोट से चलता है, दोनों पे दे आर इक्विप्ड विद वेपन सिस्टम्स। तो हम अगर ये यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से यूज़ करने वाले हैं टू डू एनी काइंड ऑफ वॉर, तो आई एम श्योर कि वो पाकिस्तान के पास भी उसी लेवल के वो प्रिपरेशन है कि वो भी सामने से कर सकते हैं।
I would always say कि never underestimate your enemy. पर Turkey is helping them actively. Okay. China is helping the Pakistanis actively. European countries have been helping Pakistan for their ammunition and weapon systems, including Ukraine. So, yeah, they have the facility and the privilege of being helped by the Europeans also, by the Ukrainians also, by the Americans also, and by the Chinese also. तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान जैसे हमारा नोन एनिमी है, तो वो हम पे कभी भी ये लॉन्च कर सकता है इस तरह का कोई भी ऑफेंस। जिस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग है ना, ओनली दैट कैन अफोर्ड अ वॉर। दे शुड बी प्रैक्टिसिंग की प्राइवेट जो जेट खरीदे उससे भागना कैसे है, उसका पेलोड कितना है, कि पैसा कितना पहले दाएं बाएं करेंगे। ये फैमिली मेंबर तो बाद की प्रायोरिटी है लोगों के लिए, ये पहले अपना बंदोबस्त करेंगे, इसके प्लान ही अपने पुख्ता करेंगे पहले। देखें भाई, ग्राउंड तो नन ऑफ दीज लीडर्स इन पाकिस्तान कैन एस्केप। ईरान जाएंगे मारे जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे वहां मारे जाएंगे। इंडिया तो है ही इनका ग्रेवयार्ड 1947 से, तो यहाँ पे तो इनको सोचना भी नहीं चाहिए कुछ मदद के लिए। बांग्लादेश, हाँ, बस वो एक ओवरसीज जगह है जहाँ पे ये शरण ले सकते हैं अब, वो भी जमाते इस्लामी की बदौलत। अदरवाइज वहाँ पे भी इतना सपोर्ट नहीं था पहले, पर अब हो गया, बढ़ गया बिकॉज ऑफ रेडिकलाइजेशन। और अभी बाद में जाके ये खबर है 6 हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हुए। पहले तो इसका कोई मतलब अपडेट भी नहीं था, ना बताया गया। ये बाद में जाके होता है, ये क्या स्ट्रेटजी थी, व्हाई इट वाज बीन लाइड एट द फर्स्ट हैंड? इट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन विल बी डिसेमिनेटेड at the right time, right place, where the military deems it fit. उसका फायदा उठाया जा सकता है अपोजिशन के द्वारा, ऐसा है हमेशा। इसलिए ये सबूत गैंग जो है, ये सबूत गैंग को मैं ज्ञान देना चाहता हूँ कि कभी भी लड़ाई लगती है ना, तो कोई भी मिलिट्री अपने एग्जैक्ट एक्यूरेट आंकड़े नहीं बताती, क्योंकि दुश्मन अगली बार उससे भी ज्यादा तैयारी करके बैठेगा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। सो देयर इज अ रीजन, जब कहते हैं ना कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बताएं बताएं, तो भाई क्यों बताएं? ही विल नॉट टेल यू। या तो फौज में भर्ती हो जाओ तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम। पर बाहर बैठ के टीवी के सामने, है ना, रिमोट कंट्रोल लेके आप कुछ बातें सुन के फिर आप, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी पे प्रेशर डाल रहे हो, बताओ, है ना, सरकार पे प्रेशर डाल रहे हो, बताओ क्यों भाई? ये चीजें आर ऑफ टैक्टिकल रिलेवेंस। शतरंज की चाल है ये, तो आप अपनी चाल, किसी चाल पे अगर आपको मात मिली है या आप किसी को मात दे रहे हो, तो दोनों साइड अपना अगला कदम थोड़ा ना इमिनेंटली बताने वाली है कि ये करने वाले हैं या ये करेंगे। सब कुछ शांति से मन के अंदर प्लान्स रेडी हैं, उसके बाद फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है वो चुन के आगे का कदम लिया जाता है। दैट इज वाई ऑप सिंदूर इज स्टिल ऑन। अच्छा, स्टिल ऑन। ऑप सिंदूर ऑन मतलब कि अगला आतंकवादी हमला अगर हुआ तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि वी आर ऑलरेडी रेडी, कि हमने वो नौबत आने ही नहीं देनी कि आतंकवादी हमला हो। मैथ्यू वैन डाइक एंड जॉर्डन ब्राउन का जो केस हुआ है, जो भी सीआईए कनेक्टेड है, हाँ, इंडिया में जो ठीक है, मैथ्यू वैन डाइक के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज आई हुई हैं, तो ही इज फंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय सीआईए। ही रन्स द सीआईए का जो ब्लूप्रिंट है फॉर ट्रेनिंग रेबल फैक्शंस, कि कॉन्फ्लिक्ट भी बरकरार रहे, इनका नार्को ट्रेड और वेपन ट्रेड जो ब्लैक मार्केट का है वो भी सस्टेनेंस रहे। किसका? पाकिस्तान का? रेबल फोर्सेस का। एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ, वहाँ पे अमेरिकन, खासकर सीआईए कनेक्टेड ब्लैक वेपन्स की मार्केट एंड नार्को ट्रेड इज वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज दे मेक मनी। मैंने क्या बोला था? रोटी, दवाई और हथियार। ये तो नार्कोस तो रोटी से बहुत ऊपर हो गया ना। हाँ, मतलब नार्को सबसे सस्ता जरिया है पैसे का। बीज ही लगाने हैं, पानी देना है, नशा, फिर कुछ खरोच मार के वो इकट्ठा करते रहो।
है ना, एडिक्टिव है। हशीश जो है, हाँ, तो देन इट्स अ ड्रग। उसके भी अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं। तो ये क्या कर रहे थे ये मैथ्यू वैन डाइक एंड जॉर्डन ब्राउन? इनकी वीडियोस आई हैं कि ये ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे थे, ये बैलिस्टिक हेलमेट्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स प्रोवाइड कर रहे थे। किसको? जो मणिपुर साइड जो टेररिस्ट फैक्शंस हैं उनको। ओके। फिर हाउस क्लियरिंग ड्रिल्स की ट्रेनिंग दे रहे थे कि किसी घर के अंदर हमला करना है तो कैसे घुसना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे हमला करना है, एक्सप्लोसिव्स की ट्रेनिंग, और टिपिकल जैसे आपने कोई बगावत वाली कोई फोर्स तैयार करनी है, दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। और यूएस सीआईए आकर के ये सब ट्रेन कर रहे हैं इंडिया में। अब मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमेरिका ने ही निखिल गुप्ता को फंसाया, खालिस्तानी जो पन्नू है उसके और निज्जर के मर्डर में लेके इसको इन्वॉल्व किया झूठा, निखिल गुप्ता को। इसके बदले वी फॉट एंड वन अ केस एंड वी एक्स्ट्राडाइटेड तवव्वुर राणा। ये कैप्टन तवव्वुर राणा है पाकिस्तान आर्मी का, अच्छा। जो पाकिस्तान आर्मी से भाग गया था, भगौड़ा हो गया था। फिर आईएसआई ट्रैक्ड हिम इन कनाडा और बोला भाई तुम अपना आईएसआई सेल यहाँ पे सेटअप करो और इंडिया के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करो। भाग गया था उसके बाद? उसके बावजूद तो आप सोचे कि कितनी ढीठ है आईएसआई कि हाउ टू यूज। कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या करेगा, फिर भी कर तू ऐसा। नहीं, वो तो तवव्वुर राणा सोच रहा होगा यार बड़े बेशरम है यार, मैं भाग के भी आ गया तो यहाँ पे भी आ गए, वो भी बोल रहे काम करो, तो ऑब्वियसली पैसे तो दे ही रहे होंगे इसको। तो ये अब इंडिया आ गया। अब जैश ए अदल एक आतंकी गुट है पाकिस्तान बैक्ड, जो ईरान के बॉर्डर पे एक्टिव है और ये एंटी शिया टेररिस्ट फैक्शन है, शियाओं को मारने के लिए। ये फैक्शन है जैशुल अदल, जिसने कुलभूषण यादव को ईरान से अबडक्ट करा के काफी बड़ी रकम पे इसको पाकिस्तान में पकड़ाया और गिरफ्तार करवाया। अच्छा, पकड़ा कहाँ से उठाया? ये बॉर्डर ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान। अच्छा, ओके। कोस्ट करके जगह है वो, या फिर कोई और जगह। तो यहाँ पे चेक पॉइंट थे जहाँ पे ही वाज पिक्ड, मतलब लेके आए थे और पकड़ा दिया इन्होंने। ये नहीं कि ये लड़ रहा है या कुछ, दे गॉट हिम इन एंड दे हैंडेड हिम ओवर। एंड बहुत नरेटिव्स बनाए पाकिस्तानियों ने, फेक वो दिखाया ड्रामेटाइज करके ना, कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में किसी घर के अंदर रुका हुआ था, फिर इनको इनपुट मिली, फिर ये आए, घर का घेरा डाला, है ना, वहां पे गोलियां चली और ये बच गया, वैसे जिंदा पकड़ के ले आई है। तो इट्स ऑल कुक्ड अप। बचता तो कहीं है, है ना, बचाते हैं किसी को, दे वुड हैव डेफिनेटली वाइप्ड एवरीवन आउट। तो ये जैशो अदल ने ये हरकत की। अब क्या है आज की तारीख में, अब डेविड हेडली भी यूएस के पास है, 35 साल की कैद हुई है उसे। तो इंडिया नीड्स डेविड हेडली आल्सो। हु इज डेविड हेडली? जिसने बॉम्बे आके रेकी किया था 26/11 को लेके, जिसकी एक आंख अलग है, वो हस्की कुत्ते नहीं होते जिनकी अलग अलग आंखें, डेविड हेडली की भी अलग अलग आंखें हैं। इसने रेकी किया था? ये आया था इंडिया एज अ टूरिस्ट रेकी करने के लिए। तो दूसरी कंट्री का भी इसके पास पासपोर्ट था। तो ये है कौन से कंट्री का? यूएस का ही है? आई थिंक अमेरिकन पासपोर्ट। ये किया तो पाकिस्तान ने था 26/11 का अटैक, तो ये पूरा यूएस का सपोर्ट था इस पे। तुम खुद तो कह रहे हो तुमने धुरंधर पिक्चर देखी है। हाँ, तो फिर कोरिलेट। हाँ। अब आज की तारीख में क्या है कि कसाब जो हमने पकड़ा था वो एक बहुत बड़ा प्रूफ था कि ये पाकिस्तानी है, दैट वी गिव टू यूएन। ठीक है, अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि वी वांट कुलभूषण यादव एंड तवव्वुर राणा हमारे पास है, तो वी कैन नेगोशिएट अ प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम। फिर निखिल गुप्ता इज अगेन इन यूएस, उसके बदले मैथ्यू वैन डाइक, और ये अभी एक और जोकर पकड़ा है, जॉर्डन ब्राउन, जुलाई में पकड़ा है। तो अब ये 2 सीआईए के एसेट हमारे पास आ गए हैं। तो आई थिंक आवर चांसेस ऑफ गेटिंग बैक निखिल गुप्ता हैव इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। India will use this as a leverage. We have to. We are in the right position now to, get this done. I hope so. 1947 से लेकर आज तक इंडिया की आर्मी का सबसे प्राउड मोमेंट आपको कौन सा लगता है? जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने, I think all have been a matter of pride for us
to have stood by our country, और हमने जो कुर्बानियां दी हैं अपने मुल्क के लिए, है ना, कि फौज के लिए कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट नहीं होता है। एवरी डे इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द आर्मी, क्योंकि वो प्रिविलेज हर एक के पास नहीं है। मतलब क्या आप आर्मी का हिस्सा हो, क्या आपने ट्रेनिंग की, क्या आप बॉर्डर पे गए, क्या आपने दुश्मन को मारा, आपका दुश्मन के साथ सामना हुआ, क्या आपने अपने मन में कड़ा परिश्रम ठानने की कोशिश की कि भाई मैं फौज में ही जाऊंगा। इट टेक्स लॉट ऑफ सैक्रिफाइस फ्रॉम द स्टार्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो फौज में नहीं जा पाए वो नहीं कंट्रीब्यूट करे टू द नेशन। बीइंग मतलब बीइंग लॉ अबाइडिंग is again, है ना, a good soldier abides by the discipline and and rules. contributing to the economy of the country. हाँ, so a good citizen है जो लॉ को हाथ में ना ले, जो रूल्स फॉलो करे, जो अच्छे से डेडिकेशन के साथ ना ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी मेंटेन करके रखे अपने मुल्क के प्रति, है ना, जो एज अ गुड टीम लीडर रहे, डिसिप्लिन्ड रहे, है ना, डिपेंडेबल रहे, है ना, लीड बाय एग्जाम्पल करे, ठीक है, हेल्पिंग द नीडी, है ना, वो हो जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको कभी वाउंड कोई चोट लगा है डूइंग कॉम्बैट और समथिंग लाइक गन फायर कुछ लगा हो? नहीं नहीं, थैंकफुली नहीं। दैट इज गुड। और कितने डिफरेंट बट हाँ, ऑपरेशन में जैसे मैंने देखा है, जैसे यूएन में भी, कि कोलैटरल डैमेजेस बहुत हुई थी, एंड हमारी तैयारी इतनी पुख्ता थी, बट स्टिल वी लॉस्ट फ्यू बॉयज। मेंटली तो हम तैयार थे कि कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जब इस समय में उस स्टेट ऑफ माइंड वॉर में जाते थे और किसी ऑपरेशंस में जाते थे, तो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है एक डिफेंस आर्मी सोल्जर का? मतलब व्हेन यू गो फॉर अ असॉल्ट और व्हेन यू गो फॉर अ डिफेंस? फोकस इज मोर ऑन द मिशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव। उसके लिए साइकोलॉजिकली तैयारी कराते हैं कि साइकोलॉजी की जरूरत ही नहीं, फिजिकली यू आर ट्रेंड, वो ऑटोमेटिकली आपके साइकोलॉजिकल डीएनए में आ जाता है। ये करना है बस, मारना है दुश्मन को, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अगर आज भगत सिंह या आपको नेताजी या इवन फील्ड मार्शल मानेकशॉ होते और वो देखते इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज, तो मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा प्राउड होता? क्या चीज़ें वो मतलब देखते कि दिस इज व्हाट वी हैव डिजाइंड आवर आर्मी टू बी? आई थिंक इन सब ने एक लेगेसी छोड़ी है वहाँ पीछे, दैट हमने किसी दूसरे मुल्क को 1947 के बाद एटलीस्ट इंडिया का कोई भी लैंड ऑक्यूपाई करने से डिनाई ही किया है। एंड हम कॉम्पिटेंट भी हैं, वेपन सिस्टम्स अच्छे हो गए हैं, ड्रोन वॉरफेयर में अच्छे हो गए हैं, स्ट्रैटेजी में अच्छे हो गए हैं, अलायंसेस इज लाइक अ डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, उसमें बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ओवरऑल पोजीशन, वेपन सिस्टम्स, स्ट्रक्चर ऑफ द आर्मी, जो पॉजिटिव चेंजेस इन द आर्मी, ये अग्निवीर, मतलब आई हैव ट्रेन्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स इन ड्रोन्स, we've extensively been training अग्निवीर्स, एंड आज की लड़ाई आज का ही नौजवान लड़ेगा, कि वो उसे पता है टेक्नोलॉजी क्या है, हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू यूज इट, साइकोलॉजिकली कनेक्टेड है, उसे पता है, अवेयर है ना, वाकिफ है उस टेक्नोलॉजी से। एंड अग्निवीर्स आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब बाय फ्लाइंग दीज ड्रोन्स, एंड दे आर टू गुड। What are your views on Ajit Doval, sir? He is a very senior person for me to give any opinion of mine. But all I can say is he is the master of strategy. His foresightedness is unmatchable. And देखें, he has operated on ground in the enemy nation. He knows the dynamics more than, more or similar to all others who have been at his place. So he understands the mindset well. He understands their political limitations, political differences, priorities of the enemy well. And accordingly, then he plans his strategy and comes out with positive results through diplomacy and by other ways and means which are required to get the job done.
अगर आज का आप यंग जनरेशन देखो, जेन जी, क्या इनकी आर्मी में जाने की स्पिरिट सही है, कम हुई है? और मतलब उनको अगर आपको एडवाइस देना हो तो आप क्या दोगे? आई थिंक हर एक जनरेशन का कोई ना कोई फेज आता है ना? डिफिकल्ट टाइम्स क्रिएट टफ मैन, हम्म। टफ मैन क्रिएट easy times create weak men, हम्म। and then weak men create tough Tough times. times. So right now times are tough. हम्म। That is all I need to say. मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा इस सवाल को लेके, पर अभी मुश्किल वक्त है, ये दौर भी गुजर जाएगा. हम्म। Probably difficult times will bring the tough men back. So it is part of the life cycle of generations. तो अभी वीक मेन क्रिएटेड टफ टाइम। I don't want to comment. It is best कि समझने वाला समझ जाए and works on this aspect. एब्सोल्युटली दैट इज नेसेसरी। अभी तो इसलिए बहुत तरीके से चेंज करना जरूरी है। अब तो ऐसे है कि प्रोटेस्ट फ्रॉम होम है, हाँ। ऑन ग्राउंड जाना पड़ता है प्रोटेस्ट के लिए. हाँ। कष्ट, मतलब खेल क्या उसने खेला जिसने कुछ ना झेला. सो यू हैव टू फेस टफ सिचुएशंस टू ओवरकम दैट सिचुएशन. किसी स्थिति पे विजयी होना है तो वो स्थिति का सामना करना पड़ता है, और आपको सामना करने के लिए वहां उसके मैदान में उतरना पड़ता है. 15 अगस्त पे सब लोग तिरंगा लहराते हैं, जय हिंद बोलते हैं, है ना? लेकिन आपको क्या लगता है, इंडियंस आर्म फोर्सेस को, हमारी आर्मी को कितना समझते हैं? ये तो आप बताएं नीचे कमेंट्स डाल के. आपके हिसाब से हाँ बताइए। देखो, मैं इतना ही बोलूंगा कि घर में बंदा तब तक मेंटली एट ईज आसानी से फोकस कर सकता है, सो सकता है, परिश्रम कर सकता है, अगर उसके घर के दरवाजे सिक्योर है. अगर आपके घर के दरवाजे कमजोर पड़ जाएंगे ना, कोई भी आपको उंगली करके चला जाएगा दुनिया में. दिस द वे ऑफ लाइफ. आप ये सोसाइटी में रहते हो, खुदा ना खास्ता आपकी सिक्योरिटी वीक पड़ जाए और यहाँ पे कोई मर्डर हो जाए सोसाइटी में, तो आप तो वैसे ही चाहोगे ना कि यार यहाँ से या तो शिफ्ट कर जाओ, लोग क्यों रहेंगे यहाँ, है ना? वल्नरेबिलिटी हो गई, करेक्ट। है ना? विक्टिम कोई हो गया. सो इट इज अ सेम कंसेप्ट. अ स्ट्रॉन्ग आर्मी मीन्स अ स्ट्रॉन्ग नेशन. अ स्ट्रॉन्ग आर्मी तब होती है जब यूथ उसमें इन बिग नंबर्स पार्टिसिपेट करता है भर्ती होने के लिए. वो तो करते हैं। एज अ सोल्जर, एज एन ऑफिसर. ठीक है, अभी देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स इन द आर्म्ड फोर्सेस. ओके। तो ये पूरा डेफिसिट को कवर करने के लिए वी नीड मोर यूथ टू जॉइन द ट्राई फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. एक सोल्जर के लिए फ्रीडम का, आज़ादी का क्या मतलब होता है? आप रहे हो और डेकोरेटेड आप सोल्जर हो, तो व्हाट डू यू फील अबाउट फ्रीडम? सोल्जर आजादी प्रदान करवाता है. ही इज द प्रोवाइडर फॉर फ्रीडम. जिस दिन सिपाही हट गया सरहद से, दैट फ्रीडम इज गॉन. तो आज़ादी तब तक बरकरार है जब तक सरहद पे हमारे सिपाही तैनात हैं और अपने मुल्क को सुरक्षित रख रहे हैं. दैट इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम. कि दे डू नॉट हैव द फ्रीडम टू गो टू मॉल्स, दे डू नॉट हैव द फ्रीडम टू सी देयर चिल्ड्रन ग्रो, है ना? दे डू नॉट हैव द फ्रीडम टू रीच देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर इन हॉस्पिटल और व्हेन दे आर एजिंग. कई बार ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स गुजर गए और वो पहुंच नहीं सका समय पे. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत खुशी के टाइम भी और बुरे समय में भी. तो फौजी के लिए ना एक, मतलब वो अपनी वाइफ को कहते हैं ज्यादातर ट्रूप्स ना कि यू आर द मैन ऑफ द हाउस, आई एम मैन ऑफ द नेशन. लेडी घर का मोर्चा संभालती है उसका, वो मुल्क का मोर्चा संभालता है. सो कोई भी फोर्सेस के लोग हैं उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए. उनके परिवार कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं वो हमें देखना चाहिए. उनके बच्चे अपनी माओ और फादर से दूर रह रहे हैं सारे,
है ना, लेडीज भी अब आ गई है ना आर्मी में, सो दे आर आल्सो डिप्लॉयड एट हॉस्टाइल लोकेशंस। तो एंड ऑफ द डे तो बच्चे ही है ना रिसीविंग एंड पे कि भाई मेरे फादर या मदर डिप्लॉयमेंट पे बाहर है, हॉस्टाइल इलाका है। आई थिंक ये एक टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए। जो भी फोर्सेस बैकग्राउंड के लोग हैं दे आर हम्बल। कोई आलीशान महल तो बना ही नहीं है किसी के, और सब मुल्क के हित के लिए ही वर्दी पहनी है। पाकिस्तान या चाइना, हु इज बिगर थ्रेट? चाइना। व्हाई? टेक्नोलॉजी, साइज ऑफ मिलिट्री, साइज ऑफ नेवी, साइज ऑफ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। इंटेंट पाकिस्तान का ज्यादा रहता है। I don't see Pakistan as a bigger threat. China, yes, it has got a bigger military. So tactically, yes, it can cause issues for India. हमने डिफेंस पे, हमने इंडिया के जियोपॉलिटिकल बहुत सारे बारे में बात किया है। My ending notice: Yeah. join the Indian Armed Forces. Do you have it in you? Jai Hind. जय हिंद।